तो जैसे आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट, है ना। तो माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब बड़ा होता है। जैसे मान लो एक कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो उस बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, तो 10 के 10 फ्लोर मैक्रो स्टेट कहलाते हैं। एक फ्लोर में 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, तो वो जो 4 कमरे 5 कमरे हैं ना, वो माइक्रो स्टेट कहलाती है। तो मैक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट्स बहुत सारी होती है। अल्टीमेटली हम ये बात बोल सकते हैं कि एन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इंसर्टेड इन द मैक्रो स्टेट। तो किसी बिल्डिंग के जो फ्लोर है वो तो माइक्रो स्टेट, वो तो मैक्रो कहलाएंगे, मैक्रो मतलब बड़ा, और उसके अंदर जो कमरे बने हुए हैं वो माइक्रो कहलाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर मैक्रो में बहुत सारी माइक्रो हो सकती है। सो लेट अस डिवाइड द प्लेन। अब यहाँ पर हम प्लेन को या फिर एनर्जी स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस डिवाइड द फेज स्पेस, द फेज स्पेस शेयर, क्योंकि फेज स्पेस बहुत बड़ा होता है, एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, उसको टुकड़े करने पड़ेंगे। A microstate of the system, a microstate of the system may be defined तो हम कर सकते हैं इसको डिफाइन इफ वी स्पेसिफाई 6 कोऑर्डिनेट, if we specify 6 coordinates of each molecule of each molecule of the system within the cell of the system विद इन द सेल। तो किसी सेल में हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं हर एक मॉलिक्यूल को ना, है ना। सो टू डिफाइन माइक्रोस्टेट, so to define microstate we must specify the place, we must specify the place, we must specify the place of each molecule of each molecule and magnitude, molecule magnitude and direction of momentum, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो इन सब को हम लोग स्पेसिफाई करके और उसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, इसे हम बोलते हैं फेज स्पेस कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फेज स्पेस कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं उसका, कि भाई आपका पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहा है, तो उसका पार्टिकुलर एक कोऑर्डिनेट निकाल लो फेज स्पेस के अंदर। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि उसके 6 कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो वो 6 के 6 कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल सकते हो, और उससे
उसकी माइक्रो स्टेट हम लोग पता कर सकते हैं भाई कितने हमारे पास फेज पॉइंट हैं, कितने फेज शेल हैं, तो उनसे हम स्टेट डिफाइन करते हैं. सो अ मैक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम a macro state of the system may be defined by the may be defined by the specify the number of molecule specify the number of molecule और फेज पॉइंट. एक मॉलिक्यूल एक फेज पॉइंट को प्रदर्शित करता है, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको कैलकुलेट कर लो तो उतने ही फेज पॉइंट आपको पता चल जाएंगे. और फेज पॉइंट इन ईच सेल इन ईच सेल of phase space of phase space. So for example, अब जैसे मान लो इसको एग्जांपल समझो. अब ये बताओ, अब इसमें अंतर क्या हुआ मैक्रो माइक्रो में. तो किसी भी फेज पॉइंट या फिर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो तो होगा आपका मैक्रो स्टेट. उस मॉलिक्यूल में क्या डायरेक्शन है, क्या उसके कोऑर्डिनेट हैं, कितने उसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट है, कितने मोमेंटम कोऑर्डिनेट है, इन सब के बारे में स्टडी माइक्रो स्टेट होती है. तो अल्टीमेटली मैक्रो स्टेट के अंदर माइक्रो स्टेट होती है. ठीक है ना. एग्जाम्पल समझना. N1 मॉलिक्यूल्स इन सेल 1. मान लो एक वन सेल में N मॉलिक्यूल्स, तो N1 मॉलिक्यूल्स contain in one shell and N2 molecules in shell 2. ऐसे मान लेते हैं एंड सो ऑन, और आगे से आगे इस तरह से मान सकते हो आप. तो ये तो क्या कहलाएंगे, मैक्रो स्टेट कहलाएंगे. इसका मतलब किसी एक शेल में N1 मॉलिक्यूल है तो वो उसका मैक्रो स्टेट हो गया, दूसरे शेल में N2 मॉलिक्यूल है तो उसका मैक्रो स्टेट हो गया, और इनके करस्पॉन्डिंग अलग अलग कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, अलग अलग माइक्रो स्टेट होगी. सो मेनी डिफरेंट माइक्रो स्टेट. जैसे मान लो ये आपका पहला शेल है, इसमें ये N1 मॉलिक्यूल है. मान लो दो मॉलिक्यूल है, तो ये दो मॉलिक्यूल हो गई. पर ये दो मॉलिक्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर ऐसे, मतलब अलग अलग तरीके से किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये माइक्रो स्टेट कहलाएगी. अब वो मुझे नहीं पता कि एक मैक्रो में कितनी माइक्रो हो सकती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो बता दूंगा मैं आपको. ये होता है फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2. ये फॉर्मूला होता है, वो आपके काम नहीं आएगा वैसे तो, बट ये फॉर्मूला होता है कि अगर किसी मैक्रो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आपको निकालनी हो तो आप बस इतना ही लिख लो. आपके काम का इतना है, क्योंकि आपके डेफिनेशन इतनी आती है बस एग्जाम में कि माइक्रो स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है. सो मेनी डिफरेंट माइक्रो स्टेट many different microstate may correspond to the same macrostate, to the ठीक है. ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है, बस आपको केवल इनकी डेफिनेशन ही ध्यान रखनी है, अपने हिसाब से ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछता हो, डिटेल में भी पढ़ नहीं रहे अपन इसको, है ना. एनसेम्बल्स की बात करते हैं. एक और आती है डेफिनेशन जिसे बोलते हैं एनसेम्बल. ये और देख लेते हैं क्या होता है.
हेडिंग दो। एनसेम्बल, कितने प्रकार के एनसेम्बल होते हैं? माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो एनसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, मैक्रो मतलब ग्रैंड कैनोनिकल, 3 प्रकार के होते हैं। सो अ सिस्टम इज डिफाइंड एज, एक सिस्टम में पार्टिकल किस प्रकार गैदरिंग में है। जैसे मान लो, जैसे गैदरिंग है पार्टिकल की, तो ये एक गैदरिंग है, ये दूसरी गैदरिंग है। इन दोनों गैदरिंग में क्या चीज़ें सेम है, क्या डिफरेंट है, उसके बेसिस पे इनका कलेक्शन निकालते हैं कि पार्टिकल्स का कलेक्शन किस प्रकार से किया गया है। कलेक्शन में पार्टिकल्स का वॉल्यूम सेम है, एनर्जी सेम है, डेंसिटी सेम है, क्या सेम है, क्या अलग अलग है। इन सभी बातों को ध्यान रख के कुछ अलग अलग तरह के एनसेम्बल डिफाइन किए गए हैं, वो एनसेम्बल आपको बता रहा हूँ। सो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ, is defined as a collection of number of particle, collection of number of particle an ensemble is defined as the, an ensemble is defined as a collection of a large number collection of a large number of macroscopically macroscopically identical, मतलब बड़े रूप में अगर डिवाइड करोगे तो आइडेंटिकल रहेगा, बट असेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम, बट essentially independent system, essentially independent system। the macroscopically identical means, इसका मतलब क्या होता है वो सुनो। the macroscopically identical means, macroscopically identical means each of the system satisfy, each of the system satisfy same macroscopic condition, same macroscopic condition। सो फॉर एग्जाम्पल, इसका कुछ एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो वॉल्यूम है, ये भी एक बड़ी क्वांटिटी है, एनर्जी, ये सब उसकी बेसिक चीज़ें हैं। किसी भी सिस्टम की वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, ये सब उसकी बेसिक चीज़ें हैं। एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये सब उसकी असेंशियल चीज़ें हैं।
ठीक है। एन इंडिपेंडेंट सिस्टम मीन्स, ये सब उसकी असेंशियल क्वांटिटीज हैं। अब नीचे लिखना एन इंडिपेंडेंट सिस्टम मीन्स independent system means the system constitutes an ensemble are mutually non-interacting. An ensemble are mutually non-interacting. मतलब अगर उसके एनसेम्बल आपस में इंटरेक्ट ना करें तो इंडिपेंडेंट सिस्टम कहलाता है। अब इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए, उसकी क्वांटिटीज को ध्यान रख के, एनसेम्बल 3 प्रकार के बांटे गए हैं। सो काइंड ऑफ एनसेम्बल्स, ठीक है ना। तो अगला जो चीज़ है वो है काइंड ऑफ एनसेम्बल। एनसेम्बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं एनसेम्बल्स। पहला है, यहाँ लिख लो पहले, एनसेम्बल मेनली हैव 3 टाइप्स। एनसेम्बल मेनली हैव 3 टाइप्स। पहला होता है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, तो एक तो ये होता है पहला टाइप, ठीक है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, इट इज अ collection of large number of independent system, large number of independent system having same energy, हैविंग सेम एनर्जी। ये एक ऐसा कलेक्शन है सिस्टम, मतलब एक ऐसा पार्टिकल्स का कलेक्शन है जिसमें हर एक गैदरिंग में एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है ना, हैविंग सेम एनर्जी। तो इस गैदरिंग में क्या होता है, एनर्जी सेम रहती है, सेम वॉल्यूम सेम रहता है, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहते हैं, एंड सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस प्रकार का जो कलेक्शन है जिसमें ये सब चीज़ें सेम रहती है वो कलेक्शन कहलाता है। फॉर सिंप्लिफिसिटी, इसको थोड़ा समझने के लिए नीचे लिखो, फॉर सिंप्लिसिटी, we assume that all particles are identical. All particles are identical. All particles are identical, ऐसे मान लेते हैं। The individual system of a microcanonical ensemble, the individual system
of a micro canonical ensemble of a micro canonical ensemble are separated by अगर सेपरेशन कुछ इस प्रकार से हो कि रिजिड वॉल हो, सेपरेटेड बाय रिजिड, मतलब कि रिजिड वॉल का मतलब ये हो गया कि दीवार कुछ इस प्रकार से बनी हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज ना हो पाए। इम्पेनिट्रेबल, इसका मतलब दीवार ऐसी हो कि उसका वॉल्यूम चेंज ना हो पाए। एंड इंसुलेटेड का मतलब ये होता है कि एनर्जी चेंज ना हो पाए। तो तीन चीज़ें सेम रहनी चाहिए। रिजिड का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होने चाहिए, इम्पेंड मतलब कि वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, और मतलब ये एनर्जी चेंज नहीं होती। इस प्रकार से दीवारें बनाई जाए कलेक्शन करने के लिए। इम्पेनिट्रेबल वॉल, सो वैल्यू ऑफ number of particles, volume and energy for a particular system are not affected by the other system, are not affected by other system। इसका मतलब ये है, मान लो एक मैं गैदरिंग करता हूँ पार्टिकल्स की, मान लो मैंने ये कोई बनाया गैदरिंग, तो ये मैंने अलग अलग पार्टीशन कर दिए। इसके पार्टीशन इस प्रकार से करे मैंने कि ये वॉल ऐसी है कि यहाँ जो एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वही वो एक दूसरे मिक्स ना हो पाए, वो सेम रहें। एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन वॉल्स के करस्पॉन्डिंग ये आपस में चेंज नहीं हो पाए। इस सिस्टम का वॉल्यूम इसमें ना जाए, इसका वॉल्यूम इसमें ना जाए, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इसमें ना जाए, और वो इसमें, मतलब ये चीज़ें तीनों कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो गैदरिंग है, इस प्रकार का जो कलेक्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अलग अलग शेल में, वो कहलाता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। इसमें एनर्जी चेंज नहीं होती है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वॉल्स इस प्रकार बनाई गई है कि वो रिजिड है, इम्पेनिट्रेबल है। रिजिड मतलब कि पार्टिकल्स आ जा नहीं सकते, इम्पेनिट्रेबल मतलब कि वॉल्यूम आ जा नहीं सकता, और इंसुलेट मतलब कि एनर्जी आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो ये बातें हैं। ठीक उसी प्रकार से कैनोनिकल एंसेंबल करते हैं। अब तो आपको दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा फटाफट से। कैनोनिकल एंसेंबल, इसमें बस एक चीज़ है जो चेंज होती है, वो है एनर्जी। एनर्जी इस तरह के एंसेंबल में आपस में चेंज हो सकती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। एनर्जी आपस में चेंज हो सकती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। फटाफट लिख लो बस। और जो सेम रहेगा वो क्या क्या रहेगा? टेम्परेचर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहेंगे। तो इसको लिख लेते फटाफट से। सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ, सेम लैंग्वेज है, it is the collection of large number of independent system having the same temperature, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम, सब एक साथ लिख दो। सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, सब सेम रहते हैं। नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स सब सेम रहते हैं इसमें ना। द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर
अब ये टेम्परेचर सेम कैसे रहेगा, उसकी इक्वलिटी कौन होल्ड करेगा, वो होल्ड करेगा एक थर्मल कॉन्टैक्ट। द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर कैन बी अचीव बाय थर्मल कॉन्टैक्ट। तो आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट कर दो तो उससे ये टेम्परेचर सेम रहेगा। थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ हीट रिजर्वर, किसके साथ, विद अ हीट रिजर्वर। हीट रिजर्वर एक ऊष्मा का अनंत भंडार होता है। विद अ हीट रिजर्वर एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, इस प्रकार से। द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ अ कैनोनिकल एंसेम्बल, द individual system of a canonical ensemble are separated by are separated by impenetrable। तो impenetrable का मतलब ये हो गया कि भैया वॉल्यूम चेंज होगा। रिजिड का मतलब ये हो गया कि भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। एंड कंडक्टिंग वॉल का मतलब ये होगा कि भाई टेम्परेचर सेम रहेगा। कंडक्टिंग वॉल का मतलब ये हो गया कि भैया ई जो है ना वो चेंज होगा। नॉन कंडक्टिंग होता तो ई सेम रहता, इसलिए कंडक्टिंग वॉल लगाइए कि भैया ई चेंज हो। तो सिस्टम आपका ऐसा हो जाएगा कि इसमें केवल तीन क्वांटिटी सेम रहेगी, टी वी और एन। टी वी और एन ये सेम रहेगा, टी वी और एन, टी वी एन। तो हर जगह टी वी एन सेम रहेंगे, बाकी एनर्जी चेंज हो सकती है। तो ये सिस्टम कहलाएगा कैनोनिकल एंसेम्बल। अब एक और लास्ट होगा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, इसमें एनर्जी तो चेंज होगी सही, साथ में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज होंगे, दोनों चेंज होंगे इसमें, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। फिर कांस्टेंट क्या रहेगा, टी वी, और एक और होता है केमिकल पोटेंशियल म्यू। ये चीज़ कांस्टेंट रहती है, ये तीनों कांस्टेंट रहता है केमिकल पोटेंशियल। सो इट इज़ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, वही लैंग्वेज है, इट इज़ collection of large number of independent system having the same temperature, having the same temperature, volume एंड केमिकल पोटेंशियल। तो इसमें तीनों सेम रहता है, केमिकल पोटेंशियल। तो फिर अलग क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी अलग होगा। सो द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल, द individual system of grand canonical ensemble are separated by are separated by, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया ऊपर कुछ, थोड़ा सा सॉरी। देखो मैं बता दूं आपको उल्टा क्या लिख दिया मैंने। रिजिड का मतलब होता है वॉल्यूम सेम, इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम। तो ये वॉल्यूम सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, मैंने उल्टा मीनिंग बता दिया इनका आपको, सॉरी। ऐसे ही यहाँ पर होगा, इम्पेनेट्रेबल का मतलब होगा नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, रिजिड मतलब होता है वॉल्यूम सेम।
अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो अलग अलग हो रहे हैं बट वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ पर रिजिड तो वॉल होगी। रिजिड का मतलब होगा वॉल्यूम तो सेम रहेगा बट अब पेनिट्रेबल नहीं होगा, ये परमिएबल होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। परमिएबल का मतलब ये होगा कि एन चेंज होगा, अब इम्पेनिट्रेबल ना होके परमिएबल हो जाएगा ये, ठीक है। और कंडक्टिंग हो जाएगा, एंड कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग का मतलब होता है कि एनर्जी भी चेंज होगी साथ में, है ना। सो इन दिस केस, so in this case exchange of heat energy तभी तो टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम रहने के लिए हीट एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। दोनों चेंज होंगे बिटवीन द सिस्टम, तो ये दोनों चेंज होंगे। तो अल्टीमेटली बनाओ डायग्राम, इसमें सब सेम रहेगा, टी सेम रहेगा, वी सेम रहेगा और म्यू सेम रहेगा। टी वी म्यू सब सेम रहेंगे, टी वी म्यू आपस में, बट अगर चेंज होगा तो वो एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों चेंज होंगे, दैट्स इट। चलिए अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कल, और जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट क्लास आपके एग्ज़ाम में 101% आएगी, तो अगली क्लास को मिस मत करना। वो हर बार आपके एग्ज़ाम में आती है, बहुत बार आती है, बहुत बार। लेवलिस थ्योरम, जिसका नाम क्या है, लेवलिस थ्योरम, बस वो मिस मत कर देना, है ना। तो आपकी अटेंडेंस ले लूँ मैं एक बार, आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं।